हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं आप लाइट चैप्टर फिजिक्स में यूपी बोर्ड, और हाथ होंठ अपना जो है कर्रा करते हुए हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल पे कूद पड़ेंगे। और प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको पढ़ना है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि न्यूमेरिकल भी इसमें ज़रूरी होता है। तो न्यूमेरिकल को हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, हाँ, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं ताकि दिखे। कह रहा है 2.5 सेमी साइज की कोई छोटी मोमबत्ती है, और छोटी मोमबत्ती है, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? कोई मोमबत्ती है जिसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात आर 36 सेंटीमीटर है, 36 सेमी है, ठीक। अब कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण से 27 मीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से 27 मीटर दूरी मतलब u दिया है, u बराबर -27 सेमी, ठीक है, अवतल दर्पण से लगी हुई है। और दर्पण से पर्दे को कितनी दूर रखा जाए, दर्पण से पर्दे को कितनी दूर रखा जाए, ठीक, दर्पण से पर्दे को कितनी दूर रखा जाए। चलिए ठीक है, ये पूछ लिए पर्दा, ठीक है, कि उसका सुस्पष्ट सुस्पष्ट जो है प्रतिबिंब, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गए, प्रतिबिंब पर्दे पर बने प्रतिबिंब की साइज का वर्णन कीजिए। चलिए ठीक है, साइज। अब हमसे इसमें देखिए पूछा है कि v का मान पूछा है, और v का मान पूछा है तो हम v का मान निकालते हैं, ठीक है। और जो v का हमारा मान आएगा वही क्या होगा, दर्पण से पर्दे की दूरी होगी, ठीक है। v का मान ही दर्पण से पर्दे की दूरी होगी, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्योंकि पर्दे पर ही प्रतिबिंब बना होगा। रही बात प्रतिबिंब की साइज की, उसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब की साइज निकालने से पहले मोमबत्ती की साइज क्या है। मोमबत्ती की साइज मान लीजिए h इज इक्वल टू दिया है 2.5 सेमी या cm, जो भी। अब हम क्या काम करेंगे, हमारा r दिया है 36 सेंटीमीटर, r दिया है 36 सेंटीमीटर, तो हमारा f होगा r/2 इजक्वल टू 36/2 इजक्वल टू 18 सेमी। ये हमें मिल गया। अब हम क्या काम करेंगे, फार्मूले पर रखेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमको रखना होगा, और फार्मूले में हम रखेंगे। ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे 1/f, f का मान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा r होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो हमारा r क्या होगा, r भी माइनस में होगा, और हमारा जो ये फोकस दूरी है ये भी माइनस में होगी, ये माइनस में होगी। तो 1/-1/18 हो जाएगा, इज इक्वल टू u भी हमारा माइनस में होगा, 1/-27 प्लस कितना हो जाएगा, 1 + v हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हाँ, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, तब कुछ काम बनेगा, ठीक, ठीक, ठीक। तो इसको इस तरफ ले आ लें, एक तरफ कर लेते हैं,
1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18। इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो अब देखिए इसका क्या होगा। ठीक है, 18 दूना एम 36, 78 का 54, 27 दूना एम 54। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 54। ठीक, अब जब 54 हो जाएगा तो 27 दुनयम 54, अर्थात ये हो जाएगा 2 माइनस 18 का 54 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मिल जाएगा -1/54। अब देखिए हमको मिल गया 1/v इज इक्वल टू -1/54। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम तिर्यक गुणा अगर करेंगे, हम इसमें तिर्यक गुणा ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, v बराबर -54 cm, v बराबर -54 cm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित हो रहा है कि नहीं आवर्धित हो रहा है। ठीक है, तो आवर्धित हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u, और ये भी क्या होता है, माइनस में होता है। तो v/u क्या है, v/u हमको दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू रख देंगे, h डैश अपॉन h। h डैश की वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, h डैश की वैल्यू हमको पता करनी है, h की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.5 है, और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, v का मान v का मान है माइनस वो है तो -54, -54 और माइनस ठीक, u की वैल्यू भी माइनस में है, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/1। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं, h डैश अपॉन 2.5 इज इक्वल टू -2/1। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ठीक है, अब सारी चीजें हमको पता चल गई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा, दुगुना, आवर्धित होगा डबल, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ऊंचाई 5 सेमी होगी माइनस के, और हाँ, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो ध्रुव से कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर दूरी पर, ध्रुव से P से 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दूर बनेगा, दूर बनेगा। तो ये हमारा दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो जो दर्पण से
पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए दर्पण से, हमको पर्दे को जो है ये 54 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके बाद कह रहा है दर्पण से हाँ, उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पे बने। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, प्रतिबिंब की साइज भी इसमें आ गया है 5 सेंटीमीटर होगी। तो और सारी चीजें, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल से हमारे आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे। हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग करके फोकस दूरी सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण का प्रयोग करके फोकस दूरी सूत्र का निगमन। तो ये निगमन हम लोग कल कर चुके हैं लाइव क्लास में। और अब क्या है, आवर्धन। आवर्धन, तो आवर्धन भी हम लोग देख चुके हैं। यहीं पे हम लोग, अब देखिए ये थोड़ा सा आज पानी क्या बरसा, मॉइस्चराइजर आ गया। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे करेंगे इसको। वहीं नीचे भी नहीं आएगा, अब आएगा नीचे, आजा। लिखा हुआ सब कहाँ चला गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया। ये दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या काम करेंगे, चलते हैं पेज ऐड करते हैं और हम इसका थीम थोड़ा सा चेंज करते हैं। और थीम चेंज करके हम लोग आते हैं इस थीम में, इस थीम में, इस थीम में। इसमें आते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा, अभी तक लाइट का इशू था, अब लाइट तो आ गई है। हम्म, हम्म। हम लोग कल बात कर रहे थे गति के गति के समीकरण का निगमन समय वेग ग्राफ के द्वारा। समय वेग ग्राफ के द्वारा, ठीक। और हम लोग निगमन कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ बना लेंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हम ले लेते हैं, इसे लेते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम ये खींचते हैं,
और ये खींच देते हैं। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ खींच देते हैं और इसको जो है हम ऐसे खींच देते हैं। यहाँ से हम ये ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक माना कौन सा कलर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी t है, यहाँ से यहाँ जो वेग है वो क्या होगा, u है, प्रारंभिक वेग है। यहाँ पर t जब तक 0 रहेगा, t बराबर 0, t बराबर t या कोई समय लेने पर, जब तक 0 रहा तब तक ये हमारा प्रारंभिक वेग u था। जैसे ही 0 से आगे बढ़ा टाइम, जब 0 से आगे टाइम बढ़ा तो वेग हमारा क्या हो गया, वेग हो गया v। ये जो दूरी है ये v हो गई। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया v माइनस यू। और ये जो स्लोप, इस जो ढाल देख रहे हैं, ये ढाल tan थीटा को बताएगा, थीटा को बताएगा। ठीक है, ये tan थीटा को बताएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा वो त्वरण का मान आएगा। ठीक, ये कैसे त्वरण बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे वेग जा रहा है वैसे वैसे जो है त्वरण बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको, ये कौन सा जी, अरे यार यहीं सब गड़बड़ कर रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम इसको, इस त्रिभुज को मान ले ए बी सी त्रिभुज मान ले, इसे ओ मान ले और इसे डी मान ले। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर जो, तो देखिए u बराबर तो 0 है, u बराबर 0 है जब t बराबर 0 है। ठीक है, तब u हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग 0 से शुरू होता है। ठीक, जब v वेग हमारा हो गया तो टाइम बढ़ा, जब टाइम बढ़ा तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो tan थीटा है, अल्फा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है v माइनस यू, कितना है v माइनस यू। आधार कितना है, आधार है t, ये t, ये भी t, ये हो गया t। ठीक, या फिर लंब बटे आधार को हम ये भी कह सकते हैं कि BC अपान AB। ठीक है, BC को हम क्या बोल सकते हैं, BC को हम कह सकते हैं CD माइनस BD, CD माइनस BD अपान AB।
सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है v, और बी डी की वैल्यू क्या है u, और ए डी की वैल्यू क्या है t। तो वही चीज़ जो एक बार में निकली थी, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, b माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ तक हमें मिल गया, तो a बराबर हमें मिल गया b माइनस यू अपॉन टी। अब हम क्या काम करेंगे, हम इधर लिखेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, इस t को इधर गुणा कर लेंगे, ए टी बराबर v माइनस यू। अब हम क्या करें, इस u को इधर ले जाएंगे, हमको मिल जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया, गति का पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा हो गया गति का पहला समीकरण। अब हम क्या काम करें, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेज में, दूसरे पेज को ऐड करते हैं, दूसरे पेज को ऐड करते हैं, या फिर हम उसी पेज में फिर से चलते हैं। ये हमारा पहला समीकरण हमको मिल गया, ठीक। अब हम इसको मिटा सकते हैं, हम चाहे तो इसको यहाँ से मिटा सकते हैं। तो ये हमारा मिट गया, गति का पहला समीकरण हमारा हमको मिल गया। एनर्जी, तो ये हमारा गति का पहला समीकरण है। अब गति के दूसरे समीकरण की हम लोग बात करेंगे, गति के दूसरे समीकरण की बात करेंगे, गति के दूसरे समीकरण की बात करेंगे। गति, यार ये भी दिखेगा नहीं, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। गति का समीकरण, दूसरा समीकरण निकालेंगे। दूसरे समीकरण को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरा हमारा जो ये भाग है, ये पूरा भाग, ठीक है, और ये पूरा भाग, ये सब पूरे भाग का हमको जो है क्षेत्रफल निकालना होगा। पूरे भाग का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब पूरे भाग का क्षेत्रफल हमको अगर निकालना है, तो दूसरा समीकरण हमारा जो होगा वो s के लिए होगा, अर्थात या तो विस्थापन या तो दूरी के लिए होगा। तो जब विस्थापन और दूरी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये हमारा जो है चतुर्भुज है, जिसको हम ABCD का क्षेत्रफल इसका भी ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ABDO, या फिर OADB का क्षेत्रफल। अब दोनों का क्षेत्रफल हमने, ये हमारा O है, ठीक। अब जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, आधार है AB गुणे AB, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है BC, ऊंचाई है BC, और फिर उसके बाद प्लस OABD का क्षेत्रफल। OABD का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है
ओ ए इंटू क्या हो जाएगा, ओ डी कहें चाहे ए बी कहें चाहे जो कहें, तो ओ डी कहेंगे। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं, अरे यार, ठीक, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं 1/2 ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है टी, ए बी का मान है टी, इंटू कितना हो जाएगा, बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है v माइनस यू, बी सी का मान क्या होगा, v माइनस यू है। ठीक है, अब देखिए बी सी बराबर v माइनस यू, ठीक है, बी सी बराबर v माइनस यू। अभी अभी हमने देखा था कि v माइनस यू अपान टी इज इक्वल टू क्या आया था, ए आया था। ठीक, v माइनस यू अपान टी इज इक्वल टू ए आया था। तो अब हम b माइनस यू बराबर लिख सकते हैं कि b माइनस यू इज इक्वल टू 80, b माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर बी सी बराबर b माइनस यू है, तो b माइनस यू बराबर 80 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू डायरेक्ट 80 लिखते हैं, 80, और प्लस कर देते हैं ओ ए कितना है, u है, अब हमारा काम बन गया। ओ डी कितना है, t है, गुणे t। अब हम इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है, s बराबर, फिर आगे ले जाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है, ये जो गति का हमारा दूसरा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है। ठीक, तो दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। ठीक, गति का पहला समीकरण ये हो गया, गति का प्रथम समीकरण और ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, अब जो हमारा तीसरा समीकरण है उसको हम इसके बाद निकालेंगे। उसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाली संख्या को ऐसे, ये जो हमारा फिगर है इसको हम ऐसे उलट देंगे, और जो समलंब का क्षेत्रफल है, यानी डायरेक्ट हमको ओ ए सी बी डी, ये पूरे का क्षेत्रफल हमको निकाल लेना है। समलंब का क्षेत्रफल होता है आमने सामने की भुजा, यानी ये ए ओ इंटू सी डी, और उसको इन दोनों से हम निकाल करके वहाँ पर हमें निकालना होगा v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अगले लेक्चर में हम लोग v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as और समलंब का क्षेत्रफल जो साइडेड भाग है उसको निकालेंगे, और ये गति का तीसरा समीकरण को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो क्लास 11th की फिजिक्स के गति के समीकरण का ग्राफ द्वारा, वेग और समय के ग्राफ द्वारा निगमन सूत्र का निगमन, हमने दो निगमन यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो यहीं पर हम अपने क्लास की समाप्ति करते हैं, और अगली कक्षा में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो कल तक के लिए जो है क्या किया जाए, कल तक के लिए आप लोगों से बाय बाय। उसके बाद कल फिर मुलाकात होगी एक नए बैच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नए हमारे जो है
टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग मुलाकात करेंगे। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों, नमस्कार।